हेलो दोस्तों, टॉकेट्रिकल यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं SF6 सर्किट ब्रेकर का नेम प्लेट। SF6 सर्किट ब्रेकर हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम में SF6 सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता है। SF6 सर्किट ब्रेकर जो है, इसका नाम SF6 सर्किट ब्रेकर इस वजह से होता है कि आर्क क्वेंचिंग मीडियम जो है, जब कॉन्टैक्ट मेक एंड ब्रेक होते हैं, मीन्स सर्किट ब्रेकर क्लोज या ओपन होता है, उस वक्त जो इम्पल्स वोल्टेज जनरेट होता है, उस वोल्टेज जनरेट होता है और उसकी वजह से आर्क जनरेट होता है। तो उस आर्क को क्वेंच करने के लिए, उस आर्क को कम करने के लिए, बुझाने के लिए जो मीडियम इस्तेमाल करते हैं वह सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड ये गैस होता है। इसकी वजह से इसका नाम SF6 सर्किट ब्रेकर पड़ा है। आज हम देखेंगे SF6 सर्किट ब्रेकर का नेम प्लेट। उस पर जो पैरामीटर है वो हम डिस्कस करेंगे। वो पैरामीटर का सर्किट ब्रेकर में क्या इम्पोर्टेंस है और वह पैरामीटर किस लिए यूज़ होते हैं सर्किट ब्रेकर में, वो हम देखेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अल्स्टॉम का SF6 सर्किट ब्रेकर, जो कि GL316 मॉडल है। सबसे ऊपर आपको सर्किट ब्रेकर का सीरियल नंबर यहाँ पे हाइड किया गया है। उसके बाद आता है रेटेड वोल्टेज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 420 किलो वोल्ट KV। तो यह सर्किट ब्रेकर यूज़ किया होगा 400, जस्ट ये सर्किट ब्रेकर 400 KV सिस्टम के लिए यूज़ किया होगा। तो इसकी वजह से इसका यहाँ पे जो रेटेड वोल्टेज जो दिया है वो 420 किलो वोल्ट दिया है। यह 400 KV वोल्टेज सिस्टम के लिए ये ब्रेकर यूज़ किया है होगा। नॉर्मल करंट, उसका नेक्स्ट पैरामीटर आता है नॉर्मल करंट। नॉर्मल करंट इस सर्किट ब्रेकर में दिया है 3150 एम्पियर। अभी क्योंकि जो सिस्टम वोल्टेज है वो 400 KV है, इस वजह से इसका रेटेड करंट जो है, नॉर्मल करंट जो है वो 3150 एम्पियर है। उसके बाद का जो पैरामीटर है वो फ्रीक्वेंसी। इंडिया में जो रेटेड फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। तो आपको यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो जैसे हम थ्री फेज़ LT सिस्टम में, थ्री फेज़ LT सिस्टम में आपका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होता है। कुछ कंट्रीज़ में 60 हर्ट्ज़ भी होता है। तो यहाँ का इस नेम प्लेट पे जो इस सर्किट ब्रेकर का फ्रीक्वेंसी दिया है वो 50 हर्ट्ज़ है। उसके बाद का पैरामीटर आता है पावर फ्रीक्वेंसी विथस्टैंड वोल्टेज। पावर फ्रीक्वेंसी विथस्टैंड वोल्टेज ये सर्किट ब्रेकर का विथस्टैंड कैपेसिटी, मींस हाईएस्ट वोल्टेज इस सिस्टम, अगर सिस्टम का हाईएस्ट वोल्टेज 600 KV है, उस केस में यहाँ पे वोल्टेज जो दिया है अक्रॉस ओपन कॉन्टैक्ट 610 KV RMS। तो यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है पावर फ्रीक्वेंसी विथस्टैंड वोल्टेज है 610 KV RMS, मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू दिया है दो फेस के बीच में का। अगर थ्री फेज HV सिस्टम है तो थ्री फेज रहेगा ही। इसमें से R, Y और B दोनों फेज में का जो वोल्टेज रहेगा, इंसुलेशन लेवल, यह वोल्टेज इंसुलेशन लेवल भी दर्शाता है। तो अगर हम
इस दोनों फेज़ में का वोल्टेज, दो फेज़ के अक्रॉस का वोल्टेज अगर इंसुलेशन लेवल अगर हम देखेंगे तो इंसुलेशन लेवल यह 610 kV 610 kV वोल्टेज बियर कर सकेगा, ऐसा इंसुलेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया होगा। उसके बाद आता है पावर फ्रिक्वेंसी विथस्टैंड वोल्टेज टू अर्थ। दोस्तों तीनों फेज़ में, जिसमें इसको क्लियर कर लो, थ्री फेज़ और अर्थिंग, यहाँ पे अगर कोई भी एक फेज़ अगर लिया जाता है तो उस फेज़ और अर्थ, समझो हमने आर फेज़ लिया, आर फेज़ और अर्थ में जो मीन्स बॉडी और आर फेज़, बॉडी मीन्स अर्थ ही हुआ है, तो आर फेज़ और बॉडी में जो इंसुलेशन लेवल जो दिया गया है वह 520 kV इतने लेवल का वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसका ऐसे मीनिंग होता है। ये पावर फ्रिक्वेंसी विथस्टैंड वोल्टेज और वोल्टेज रेटिंग भी डिनोट करता है। और ये जो वोल्टेज रेटिंग यहाँ पे दिया है पावर फ्रिक्वेंसी विथस्टैंड वोल्टेज, ये एक मिनट के लिए इतना वोल्टेज इसका इंसुलेशन जो है वो बियर कर सकता है। वो इस 610 किलो वोल्ट का जो वोल्टेज अगर सडनली सिस्टम में आ जाता है तो इस सर्किट ब्रेकर पे कोई डैमेज नहीं होगा। एक मिनट के लिए अगर यह 610 किलो वोल्ट kV RMS अगर एक मिनट से ज़्यादा अगर सिस्टम में रहता है तो उस केस में इसका इंसुलेशन डैमेज होगा और इंसुलेशन पंक्चर होगा और ब्रेकर में डैमेज क्रिएट होगा। उसके बाद का पैरामीटर है लाइटनिंग इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज। लाइटनिंग इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज, यहाँ पे आपको kV सफिक्स P दिया है, तो इसका मीनिंग होता है पीक। P का यहाँ पे मीनिंग होता है पीक वोल्टेज। ये दिया है 1425। दोस्तों रेनी सीज़न में या फिर जब बारिश आती है तो उस वक्त आसमान में लाइटनिंग स्ट्रोक आता है। तो लाइटनिंग स्ट्रोक्स में जो वोल्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर लाइटनिंग स्ट्रोक सबस्टेशन पे अगर गिरता है, लाइटनिंग स्ट्रोक आता है, तो उस केस में 1425 वोल्ट पे इसका जो इंसुलेशन दिया गया है वह 1.2 माइक्रो सेकंड के लिए इतना वोल्टेज इसका इंसुलेशन या ये जो सिस्टम, ये जो सर्किट ब्रेकर बनाया गया है वह 1.2 माइक्रो सेकंड के लिए लाइटनिंग स्ट्रोक बियर कर सकता है। लाइटनिंग इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज का एक ग्राफ रहता है, क्योंकि ये इस तरह आपको बुक्स में दिखेगा। ये टाइम है 1.2 माइक्रो सेकंड के लिए ये पीक वोल्टेज यह सर्किट ब्रेकर बियर कर सकेगा। उसके बाद में वोल्टेज जैसे जैसे कम होगा तो ये जो टाइम है ये 50 सेकंड तक जो वोल्टेज कम होगा वो बियर कर सकता है। लाइटनिंग इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज का ऐसा यहाँ पे मीनिंग होता है। उसके बाद आता है स्विचिंग सर्ज विथस्टैंड वोल्टेज। स्विचिंग सर्ज विथस्टैंड वोल्टेज, स्विचिंग सर्ज कब आता है? अगर आपका सिस्टम पे लोड है और सडनली अगर सारा लोड साइमल्टेनियसली हमने ऑफ कर दिया तो जो उस वजह से
वोल्टेज सर्ज आता है, उसको स्विचिंग सर्ज कहा जाता है। या फिर सडनली हमने बहुत ज़्यादा लोड स्विच ऑन किया तो उस केस में भी स्विचिंग सर्ज आता है, स्टार्टिंग करंट स्टार्टिंग वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में ये जो सर्किट ब्रेकर है वो 1050 kV पीक, सेम ऐसा ही उसका ग्राफ रहेगा। लेकिन स्विचिंग सर्ज जो है वो यह ब्रेकर 250 माइक्रो सेकंड के लिए, ये जो है वो यहाँ पे 250 माइक्रो सेकंड हो जाएगा। और यह पीक ख़त्म होने के बाद में वोल्टेज आपका कम होगा तो ये 2500 माइक्रो सेकंड तक, सेकंड नहीं दोस्तों, 2500 माइक्रो सेकंड तक यह वोल्टेज बियर कर सकता है। यह इस लेवल का इसको इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, इस लेवल का यह सिस्टम इस ब्रेकर में होगा। उसके बाद में आता है फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर। जस्ट मिनट में इसको क्लियर कर लो। फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर जो है, अगर आपका सिस्टम सर्किट ब्रेकर जो है आपका सर्किट ब्रेकर में 3 फेज़ होते हैं, अगर कोई फॉल्ट आता है और आपका सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो उस केस में सबसे पहले जो फेज़ ओपन होगा, जो पोल ओपन होगा, जो फेज़ ओपन होगा, उसका जो वोल्टेज रहेगा वह वोल्टेज बाकी जो 2 पोल से ज़्यादा रहेगा। और ये जो यहाँ पे फैक्टर दिया है ये 1.3 दिया गया है, ये 2 वोल्टेजेस का रेशियो रहता है। ये 2 वोल्टेज का फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर जो है ये 2 फेजेस का रेशियो रहता है। और यहाँ पे आपको 1.3 दिखाया गया है। अगर सिस्टम आपका इफ़ेक्टिवली न्यूट्रल ग्राउंडिंग किया है, आपका वोल्टेज सिस्टम जो है, जिस सिस्टम पे आप ये ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं वो उसका अगर न्यूट्रल जो है वो इफ़ेक्टिवली अगर आपने ग्राउंडिंग किया है तो उसका ये जो फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर रहेगा वो 1.3 रहेगा। अगर आपका उस सिस्टम का न्यूट्रल जो इफ़ेक्टिवली ग्राउंड नहीं किया है, इफ़ेक्टिवली अर्थिंग नहीं किया है, तो उसका यह जो फैक्टर है, यह जो रेशियो है 1.5 जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद का पैरामीटर है ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टाइम विथस्टैंड करंट। शॉर्ट टाइम विथस्टैंड करंट यहाँ पे आपको 50 किलो एम्पियर दिख रहा है। 1 मिनट में इसको क्लियर कर लूँ। यहाँ पे आपको 50 किलो एम्पियर शॉर्ट सर्किट विथस्टैंड करंट दिया गया है। शॉर्ट सर्किट विथस्टैंड करंट ये पैरामीटर जो है वो शॉर्ट सर्किट या कोई फॉल्ट जब जनरेट होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जनरेट होता है, कोई भी फॉल्ट सिस्टम में अगर जनरेट होता है तो बहुत ज़्यादा इनरश करंट जनरेट होता है। उस केस में हमने अभी ये देखा है कि नॉर्मल करंट जो है इस ब्रेकर का नॉर्मल करंट है कि 3150 एम्पियर, ये एम्पियर में है और यहाँ पे आपको दिख रहा है किलो एम्पियर। तो शॉर्ट सर्किट करंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, किलो एम्पियर में होता है। तो इसका जो शॉर्ट टाइम विथस्टैंड करंट कैपेसिटी जो है वो 50 एम्पियर है। यह शॉर्ट सर्किट अगर सिस्टम में आता है तो 50 किलो एम्पियर तक करंट अगर उस शॉर्ट सर्किट वजह से जनरेट होता है तो यह ब्रेकर 3 सेकंड तक आपको 3 सेकंड दिख रहे हैं, ये सेकंड, ये इसका मीनिंग ये सेकंड होता है। 3 सेकंड तक 50 किलो एम्पियर तक शॉर्ट सर्किट करंट या
ब्रेकर बियर कर सकता है। उससे अगर ज़्यादा जाता है तो आपका ब्रेकर पंक्चर होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे उसका यह मीनिंग है कि शॉर्ट टाइम विथस्टैंड करंट जो है वो 50 किलो एम्पियर दिया है 3 सेकंड के लिए। देखिए ड्यूरेशन ऑफ द शॉर्ट सर्किट, तो इसका यहाँ पे जो टाइमिंग दिया है 3 सेकेंड, यह इसी शॉर्ट टाइम विथस्टैंड करंट का ही टाइमिंग यहाँ पे दिया है। उसके बाद आता है शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट। शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट में दो कंपोनेंट आपको हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक है सिमेट्रिकल और दूसरा है असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जो शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी होता है वह जस्ट मिनट, सॉरी, सिमेट्रिकल जो आपको यहाँ पे किलो एम्पियर में जो कंपोनेंट दिख रहा है 50 किलो एम्पियर, यह सेम आपका शॉर्ट टाइम इंस्टेंट करंट कैपेसिटी जो है यहाँ पे जो 50 किलो एम्पियर दिया है वही है। यह शॉर्ट सर्किट जो ऐसे ग्राफ आता है करंट का, जिसमें आपको एसी और डीसी कंपोनेंट मिलेंगे, तो इसका जो पीक होता है वह एसी कंपोनेंट, इसमें से जो एसी कंपोनेंट होते हैं वो एसी कंपोनेंट का पीक जो है वो कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे 50 किलो एम्पियर कंसिडर किया है। ये डीसी कंपोनेंट है, ये एसी कंपोनेंट। और असिमेट्रिकल जो कंपोनेंट है शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट का, वो यहाँ आपको दिख रहा है 61.2। तो इसमें एसी और डीसी का ऑफसेट भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। इसकी वजह से ये 61.2 किलो एम्पियर दिया गया है। ये दोनों करंट रेटिंग जो है यह 3 फेज सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट कंपोनेंट इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद में आता है शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट कैपेसिटी। यहाँ पे आपको किलो एम्पियर पीक में दिख रहा है। शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट कैपेसिटी जो है वह आपके ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी के जस्ट 2.55 टाइम्स होता है। आपका अगर ब्रेकिंग कैपेसिटी अगर 1 एम्पियर है तो आपका, सॉरी जस्ट मिनट, आपका अगर आपका शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी अगर आपका 50 किलो एम्पियर है तो उसके जस्ट 2.55 टाइम्स आपका शॉर्ट सर्किट मेकिंग कैपेसिटी होगा। जो ब्रेकर जब क्लोज होता है उस वक्त का जो ब्रेकिंग मेकिंग मीन्स जब कॉन्टैक्ट क्लोज हो गए, ब्रेकर क्लोज होगा, वह मेकिंग करंट कहलाता है। तो ब्रेकिंग करंट से ज़्यादा मेकिंग करंट कैपेसिटी होता है ब्रेकर का। उसके बाद में आता है आउट ऑफ फेज ब्रेकिंग करंट। आउट ऑफ फेज ब्रेकिंग करंट किलो एम्पियर आरएमएस यहाँ पे दिया है 12.5। एक्चुअली आउट ऑफ फेज ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी जो है वह, अगर हम ग्रिड सिस्टम में जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन मोड में चलते हैं, ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइजेशन होता है, उस केस में यह फॉल्ट आउट ऑफ फेज ब्रेकिंग करंट फॉल्ट आता है
अगर यह ब्रेकर उस सिस्टम में यूज़ हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आउट ऑफ फेज ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी, नॉर्मल सिस्टम में अगर हम कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो उसमें इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और ये रेयर टू रेयर ये फॉल्ट आता है, आउट ऑफ फेज जो फॉल्ट आता है वह सिंक्रोनाइजेशन के वक्त ही आता है, और जनरली बहुत रेयर केस में ये फॉल्ट आता है। अगर ये फॉल्ट आ गया तो उसका रिपरकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर होता है। उसके बाद का जो पैरामीटर है लाइन चार्जिंग ब्रेकिंग करंट। लाइन चार्जिंग ब्रेकिंग करंट जो है वह बहुत कम समय के लिए, अगर आपका ब्रेकर ओपन है और कोई फॉल्ट है और आप उसको ट्राई कर रहे हैं कि क्लोज़ करने के लिए और इमीडिएट वो ओपन हो जाता है, क्लोज़ करने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन इमीडिएट ओपन हो जाता है, उस केस में जो करंट जनरेट होता है उसका कैपेसिटी बहुत कम, जो करंट जनरेट होता है तो वो करंट बहुत कम होता है, और इसलिए लाइन चार्जिंग कैपेसिटी यहाँ पे हमको 600 आरपीएम दिया है, 600 एम्पियर दिया है। उसके बाद में आता है ऑपरेटिंग सीक्वेंस जो दिया गया है यहाँ पे। ऑपरेटिंग सीक्वेंस में आईईसी अब कोड अगर आप देखोगे इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन में F1, F2 और F3 ये स्लो में आएगा, ये फास्ट में आएगा और ये वेरी फास्ट में आएगा। तीसरा जो है वेरी फास्ट में आएगा। शायद ये F3 है, इसे और कुछ कहा जाता है, लेकिन F1 और F2 तो रहती है। यहाँ पे O का मीनिंग है ओपन, O का मीनिंग है ओपन, O फॉर ओपन। CO का मीनिंग है क्लोजिंग फॉलोड बाय ओपनिंग, क्लोजिंग फॉलोड बाय ओपनिंग। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सीक्वेंस है, अगर आपके सिस्टम में यह जो ऑपरेटिंग सीक्वेंस दिया है ऑटो रिक्लोजिंग के लिए दिया है, अगर हम ऑटो रिक्लोजिंग नहीं रखते हैं आपके कंट्रोल पैनल में तो यह सिस्टम हमारे कुछ काम का नहीं है। अगर ऑटो रिक्लोजिंग है तो उस केस में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो ब्रेकर बना है उसमें जो ऑपरेटिंग सीक्वेंस दिया है उसका यहाँ पे मीनिंग है, अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट है उसकी वजह से आपका ब्रेकर ओपन हो गया तो ये पहले ओपन आएगा। उसके बाद में 0.3 सेकंड तक कोई ऑपरेशन नहीं होगा, मींस ब्रेकर आपका ऑटोमेटिक क्लोज होने के लिए ट्राई नहीं करेगा। 0.3 सेकंड के बाद में आपका ब्रेकर जो, अगर आपका ऑटो मोड में है क्लोजिंग और ओपनिंग ऑपरेशन, तो उस केस में 0.3 सेकंड के बाद आपका ब्रेकर ऑटोमेटिकली क्लोज, कंट्रोल पैनल से उसको क्लोज कमांड आएगी और वो क्लोज होने के लिए ट्राई करेगा, ब्रेकर क्लोज होने के लिए ट्राई करेगा। अगर सिस्टम में फॉल्ट एग्जिस्ट है, फॉल्ट निकला नहीं है, तो ब्रेकर क्लोज होते ही इमीडिएट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा आपका CO यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, क्लोज होते ही ओपन हो जाएगा क्योंकि सिस्टम में फॉल्ट एग्जिस्ट है, फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से अगर इसको कमांड आता है तो ये क्लोज नहीं, फिर से इसको कमांड कब आएगा, 3 सेकंड के बाद में कमांड आ भी जाता है तो ये 3 मिनट के बाद ही यह ब्रेकर क्लोज करने के लिए ट्राई करेगा। जस्ट मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अगर सिस्टम में फॉल्ट है तो सेकेंड टाइम आपका ब्रेकर जो कमांड आएगी तो आपका ब्रेकर 3 मिनट के बाद ही
क्लोज़ होने के लिए ट्राई करेगा। अगर सिस्टम से फॉल्ट निकल गया है तो क्लोज़ होगा, अदरवाइज सिस्टम में फॉल्ट अभी भी एग्जिस्ट है तो फिर से ओपन हो जाएगा। क्लोज होते ही ओपन हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम में फॉल्ट है और ब्रेकर क्लोज नहीं होगा, ट्रिप हो जाएगा, ब्रेकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद में कोई भी ऑटो रिक्लोजिंग का ऑपरेशन नहीं होगा। उसके बाद में जब तक फॉल्ट क्लियर नहीं होता है आपको वो मैन्युअली इस ब्रेकर को क्लोज करना पड़ेगा। ये ऑटो रिक्लोजिंग के लिए ऑपरेटिंग सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। अगर ये स्लो रहता है तो यहाँ पे 3 मिनट ओ 3 मिनट 30 सेकेंड आएगा। सी ओ के बाद में 3 मिनट आएगा। उसके बाद में सी ओ के बाद में फिर से 10 मिनट आएगा। ये स्लो ऑपरेशन है। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं यह फास्ट ऑपरेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर है टोटल मास ऑफ SF6 गैस। तो 3 फेज़ अगर ब्रेकर है, 3 फेज़ में जो क्वेंचिंग चेम्बर रहेगा, आर क्वेंचिंग चेम्बर रहेगा, 3 चेम्बर रहेंगे 3 फेज़ के लिए। इसमें जो SF6 गैस है, SF6 गैस यहाँ पे रहेगा आर क्वेंचिंग के लिए। तो इसका जो टोटल यहाँ पे मास दिया है वो 61.1 kg दिया है। उसके बाद में रेफरेंस जो स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड से ये बना है, उसके बाद में मास ऑफ द सर्किट ब्रेकर यहाँ पे दिया है ये kg में 7245 kg, मीन्स 7000 kg का यह ब्रेकर है। रेफरेंस जो यूज़ किया है यह ब्रेकर डिज़ाइन करने के लिए, जो डिज़ाइन पैरामीटर है वो इस इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन 62271-100 से लिए गए हैं। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हाइड किया गया है। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन यहाँ पे C2-M2 आपको दिख रहा है। जस्ट मैं इसको क्लियर कर लूँ। C2 का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है और M2 का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है वो हम देखेंगे। एक्चुअली क्लासिफिकेशन जो है IEC कोड के हिसाब से 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक C1, दूसरा C2, तीसरा C0। C1 का मीनिंग होता है रिस्ट्राइकिंग लो प्रोबेबिलिटी। C2 का मीनिंग होता है रिस्ट्राइकिंग के लिए वेरी लो प्रोबेबिलिटी, और C2 के लिए नो प्रोबेबिलिटी। सेल्डम मीन्स रेयरली, जब जिस ब्रेकर का क्लासिफिकेशन अगर C0 है तो रिस्ट्राइकिंग जो है वह ना के बराबर होगा, सेल्डम रेयरली कभी आएगा। यहाँ पे दूसरा आपको डैश M2 जो दिख रहा है, M2 में 2 टाइप होते हैं, M1 और M2। यह मैकेनिकल एंड्योरेंस है, M1 और M2। M1 में मैकेनिकल एंड्योरेंस का यहाँ पे मीनिंग होता है मैकेनिकल जो आपका ओपन और क्लोज का जो मैकेनिज़्म है, बहुत सारी लीवर, स्प्रिंग, ये जो मैकेनिकल मैकेनिज़्म है इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग के जो ऑपरेशन होते हैं वो M2 अगर कैटेगरी का रहता है तो 2000 ओपनिंग ऑपरेशन और 2000 क्लोजिंग ऑपरेशन इसका लाइफ रहता है मैकेनिज़्म का। इसको मैकेनिकल एंड्योरेंस कहते हैं। और M2 में यह 10,000 रहता है। इसको M1 को नॉर्मल मैकेनिकल एंड्योरेंस कहते हैं और M2 को जो है 1000 क्लोजिंग ऑपरेशन होगा और 10,000 क्लोजिंग ऑपरेशन होगा और 10,000 ओपनिंग ऑपरेशन होगा। तो इसको एक्सटेंडेड कैटेगरी में हम कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों यह हमने जो डिस्कस किया है अलस्टॉम का SF6 सर्किट ब्रेकर GL316 टाइप का,
तो यह सारे पैरामीटर आज हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय।